to ragging and harassment by their seniors. He was found in the hostel bathroom. Ragging case. Recently, a teenager fell from the second floor of his college hostel and died. His family said that he suffered ragging and sexual harassment in his hostel. तो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी मुझे एक वीडियो तो बनानी चाहिए, क्योंकि ये होता है ना कि हम वीडियोस देखते हैं तो हमें बहुत सी नई चीज़ें पता होती हैं और मैं तो ऐसी वीडियोस बहुत देखती हूँ जिससे हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और मैं सजेस्ट भी करती हूँ देखने के लिए, क्योंकि भाई पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमें कुछ नहीं पता रहता। इन वीडियोज़ के माध्यम से ही चाहे हम देखते हैं, जानते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि लोग कैसे उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और कहाँ क्या इंसिडेंट हो रहा है, उसका क्या अफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मैं तो देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि सबको देखनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है आंध्र प्रदेश की, जो मैंने देखा कि एक 17 साल की लड़की के साथ जो हुआ उसके कॉलेज में। तो मुझे लगा कि यार ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हमें कहाँ पर किस लेवल तक सुनना है और कहाँ पर हमें उस चीज़ को फेस करना है। तो एक 17 साल की लड़की जिसको पढ़ाने के लिए उसके मम्मी पापा ने मम्मी पापा हमारे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो, अच्छे तरीके से हो और वो हमारे सपने पूरे करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और हमारा सपना ही उनका सपना बन जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे लोग होते हैं जिनके वजह से उनका भी सपना टूटता है और हमारा भी सपना टूटता है। ऐसा ही कुछ हुआ आंध्र प्रदेश की एक लड़की के साथ जो 17 साल की थी। तो एक 17 साल की लड़की जो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेती है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, आगे जाके किसी बड़ी पोस्ट में जॉब करने के लिए, जो उसके परिवार वाले भी चाहते हैं, उसके फैमिली वाले भी चाहते हैं। उसके पापा लोग तो सोचते हैं कि हमने अच्छे कॉलेज में उसको डाल दिया है, अब उसकी लाइफ सुधर जाएगी, बहुत ही अच्छे से वो पढ़ रही होगी। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है सिर्फ उसी को पता है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ होते हैं, हम पूरी कॉलेज अथॉरिटीज़ के भरोसे उनको छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है हम नहीं जानते, सिर्फ वो जानते हैं जिन पे बीतती है चीज़। वो तो सोचते हैं कि हमारे बच्ची अच्छे से पढ़ रही है, अच्छे से कॉलेज में जा रही है, बहुत ही अच्छा आगे कंटिन्यू करेगी। और सोचो अगर उन्हीं पेरेंट्स को जो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर घर में बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, यही पता चले कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो उन पे क्या बीतती होगी, ये कभी किसी ने सोचा है? यही चीज़ हुई उनके साथ। 29 मार्च 2024 एक ऐसी डेट जो उस लड़की के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए एक ऐसी डेट बन चुकी थी जिसको वो कभी लाइफ में नहीं भूल सकते थे, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके सपनों को तोड़ चुका था, उनकी उम्मीदों को तोड़ चुका था। उस दिन उनकी बेटी ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी और उन तक ये न्यूज़ पहुंची जिन्होंने अपनी बेटी को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए वहाँ भेजा था, वो बच्ची नहीं रही, तो उन पे कैसी बीती होगी उन माँ बाप पे। और ये सब जो जिसकी वजह से हुआ, वो जब मैंने आगे वीडियो में देखा तो मैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं रहेगी। मैंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये रियल इंसिडेंट है, ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलेज अच्छे हों। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि उसने ये सब पढ़ाई के प्रेशर में किया, उसने पढ़ाई के प्रेशर में आके बिल्डिंग से कूद लगाई, तो ऐसा नहीं था। वीडियो देखने से पहले, ख़त्म होने से पहले मैंने भी ये सोचा शायद पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन नहीं। उसको किसी ने धमकी दी थी कि अगर उसके साथ जो भी हो रहा है, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, अगर उसने किसी को बताया तो वो उसकी प्राइवेट पिक्चर्स अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पे, जिससे उसकी भी लाइफ ख़राब होगी और उसके घर वालों की भी बदनामी होगी। और आजकल सोशल मीडिया तो कितना एक्टिव है, हम सबको पता है। सोशल मीडिया किसी को बहुत ऊपर पहुंचाता है तो किसी को बहुत नीचे भी गिराता है। तो सोशल मीडिया पे हमारी आधी लाइफ वो हो चुकी है, डिपेंड हो चुकी है। सब सोशल मीडिया के ज़रिए ही सोचते हैं कि भाई यही है जो है, और बात सही भी है, सोशल मीडिया बहुत ही हमारी लाइफ से जुड़ चुका है। तो इस डर से उस लड़की ने किसी को नहीं बताया और उसने ये रास्ता चुना कि वो अपनी लाइफ ख़त्म कर दे। लेकिन जब पुलिस वालों को ये बात पता चली, जब वो कूदी बिल्डिंग से, तो पुलिस वाले तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। तो जब पुलिस इन्वॉल्व हुई तो पुलिस वालों का सबसे पहला सवाल ये था कि उसकी प्राइवेट पिक्चर्स
आई कहाँ से उनके पास जो उसको धमका रहा है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, और जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो बहुत सारे नाम आने से पहले सामने एक नाम आया, वो था शंकर राव, जो वहाँ का केमिस्ट्री लैब टेक्नीशियन था। मतलब आप सोचो, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें नॉलेज दे रहा है, अगर वो ही तुम्हारे क्राइम में इन्वॉल्व हो तो तुम क्या कर सकते हो। फिर वो मना कर रहा था कि नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर पता है आपको, जब पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो अच्छे खासे बोलने लग जाते हैं। पुलिस के बहुत ही प्रेशर डालने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये सब उसी ने किया है। और उसने जिन लोगों का नाम और लिया, 4 लोगों का नाम उसने और लिया, उनका नाम सुन के पुलिस वाले भी मतलब शॉक हो गए थे कि कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं। और वो नाम था, उनमें जो पहला नाम था जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, वो था शंकर वर्मा, जो हेड ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट था। जो दूसरा नाम था वो था जी भानु प्रवीण, जो नाम था ये, वो थे उस कॉलेज के प्रिंसिपल, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और जो तीसरा नाम था वो था वी उषा रानी, जो हॉस्टल की वार्डन थी। और हॉस्टल की वार्डन वो होती हैं जो हम कभी लेट हो जाते हैं हॉस्टल में, जो गर्ल्स रहती हैं तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हैं, एक माँ का रोल निभाती हैं, वो होती हैं हॉस्टल की वार्डन। वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। और चौथा नाम था वी प्रदीप कुमार, जो उषा रानी के हस्बैंड थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और ये सब वो लोग हैं जो कॉलेज की हेड अथॉरिटीज़ है। आप सोच सकते हैं कि जिस लोगों के पास हम अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं, जिन लोगों को हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अगर वो ही लोग क्राइम करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो उस लड़की के पास शायद उसको लगा कि इन्हीं के पास मैं कंप्लेन नहीं लेके जा सकती, यही लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं किसको कंप्लेन करूं। तब जाके उसने ये फ़ैसला लिया कि वो सुसाइड कर ले, जो गलत था। अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करती तो शायद कुछ हो सकता था, वो हम लोग के बीच में होती। मुझे लगता है कि उसे सीधा अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पीछे उसके पेरेंट्स भी हैं, उन पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो तो अब उनके पास वापस नहीं आएगी। उन्होंने अपनी एक बेटी खो दी, उन पे कैसे अब बीत रहा होगा, इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। ये दर्द सिर्फ उन्हीं को पता है। तो मुझे लगता है ना कि जैसे हम अपने दोस्तों से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स से अपनी बातें शेयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने पेरेंट्स से भी कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, ये बातें उनको बतानी चाहिए। तो इसके लिए ना पेरेंट्स को भी हमारे साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखना पड़ेगा, ताकि हम उनके साथ बातें शेयर करने में हिचकिचाएँ नहीं। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमारी बात नहीं समझेंगे, तो ये बातें मन में आएंगी ही नहीं अगर पेरेंट्स का भी हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर होगा। तो बच्चों और पेरेंट्स दोनों को समझनी चाहिए ये चीज़ें कि प्रॉब्लम को फेस करना ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि अब टाइम जैसा हो गया ना, हमें भी उसी तरह से अपनी मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसे फेस करना सीखो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर है। ऐसे सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए कोई भी कदम उठाने से पहले।